अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था, लेक्चर नंबर 2 है आज उसका। तो हमने थोड़ा सा पिछला हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने ये देखा था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिनको आबाओ अजदाद कहा गया, प्रोटोस्टिक एंसेस्टर्स जनाब रेणु जी वो हैं। इनके अंदर से दो ग्रुप निकले थे, एक था पैराजोआ और दूसरा जो ग्रुप था वो मीज़ोजोआ था, या जिसको हमने जनाब रेणु जी यू मेटाजोआ, मीज़ोजोआ मीज़ोजोआ को ऐसे भी लिखते हैं। अच्छा, फिर हमने कहा कि यार इसके अंदर से एक फाइलम निकलता है जिसका नाम है पोरेफेरा, और इसको हमने कहा कि इसके अंदर से दो किस्म के ग्रुप बने कि इनकी सिमेट्री मौजूद होती है। एक रेडिएटा ग्रुप बनाया हमने और दूसरा हमने जनाब ने जी बाइलेट्रिया ग्रुप बनाया। ये आपने पढ़ लिया। फिर हमने कहा कि यार इनके अंदर ना रेडियल सिमेट्री होती है। तो रेडियल सिमेट्री को देखते हुए हमने रेडियल सिमेट्री की डेफिनेशन भी देखी और उसकी स्ट्रक्चर भी देखी कि ये सिमेट्री किस तरह की होती है। लेकिन बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर हमने फिर कहा कि यार ना ये तीन किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर कैविटी मौजूद नहीं होती, इस ग्रुप को हमने एसिलोमेटा कहा। फिर दूसरा ग्रुप कहा हमने कि यार ये वो लोग हैं जिनके अंदर कैविटी है मगर वो कैविटी प्रॉपर नहीं है, तो इसको हमने एसिडोसिलोमेटा कहा। और इसी तरह हमारे पास तीसरा ग्रुप आया जिसके अंदर प्रॉपर कैविटी मौजूद थी, और उसको हमने सिलोमेटा कहा। इसके फाइलम को भी हमने देख लिया कि यार ना ये वाला जो फाइलम है ये प्लेटी हेलमंथिस है, ठीक है जी। और इसके फाइलम को भी हमने देख लिया कि यार इसका जो फाइलम है वो नीमाटोडा है। और इसके फाइलम को फर्दर हमने यहाँ पर लेक्चर अपना ख़त्म किया था कि यार इसके अंदर से दो ग्रुप बने हैं। एक वो जिसको आप प्रोटोस्टोम्स बोलते हैं, प्रोटोस्टोम्स, और दूसरा वो था जिसको आपने ड्यूट्रोस्टोम्स कहा था, ड्यूट्रोस्टोम्स कहा था। तो ये उसका जनाब रेणु जी दूसरा ग्रुप है। होपफुली आपको इतना अंदाज़ा था और आपने काफ़ी हद तक इसको देखा हुआ होगा। अब अगर आप आ जाएं हमारे आज की डिस्कशन के ऊपर, जिसमें हमने ये डिस्कस करना है कि जो हमारे पास चीज़ें थी इसकी, एक मिनट सर। अच्छा जी, तो हमें प्रोटोस्टोम के ऊपर डिस्कस करना है कि ये प्रोटोस्टोम क्या होते हैं और इनके आगे फाइलम कौन कौन से बने। हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी बात की थी कि सबसे छोटा होता है जनाब एरिना स्पीशीज़ से लेकर, जीनस से लेकर, फैमिली से लेकर ऑर्डर, फिर क्लास और फाइलम और किंगडम है। तो हम फाइलम डिस्कस करने जा रहे हैं और उसके बाद हम ये देखेंगे कि यार ना ये जो ड्यूट्रोस्टोम्स वाले लोग थे इन्होंने क्या क्या किया था और इनमें और प्रोटोस्टोम्स वाले लोगों में बेसिकली कौन कौन सा फ़र्क होता है। तो ये दो चीज़ें हमने डिस्कस करनी। इससे पहले कि हम इसकी तरफ निकलें तो हमें अंदाज़ा हो गया था कि अंदाज़ा हमें कि यार एक मेल गैमीट होता है और एक फ़ीमेल गैमीट होता है। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो ये जनाब ना आपके पास जाइगोट बन जाता है। और हमने जाइगोट की डिस्क्रिप्शन देखी थी कि जाइगोट एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज़म है और इस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज़म के अंदर जब ये ऐसे टूट फूट वाली चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा जनाब ना टूट जाती हैं, तो उसके बाद ये मरूला में कन्वर्ट हो जाता है, बॉल ऑफ सेल बन जाता है जिसे हम मरूला बोलते हैं। मरूला से फिर ये जनाब ना ब्लास्टूला बन जाता है, ब्लास्टूला से फिर ये गैस्टूला बनता है। तो गैस्टूलेशन जब होती है तो उसके बाद उसमें लेयर्स बनती हैं। यहाँ से हम अगर इसको थोड़ा सा गौर से अगर आप देखने की कोशिश करें तो याद रखिएगा कि यार जब आपके पास गैस्टूला बना तो आपके पास ये एक सेल था, ये ऑर्गेनिज़म था जो डेवलप हो रहा था। और यहाँ से आपने पॉइंट डिस्कस किया था कि हम ना जी इसको यहाँ से बॉडी के अंदर, यहाँ पे सेल्स जो है ना बाहर से अंदर की तरफ मूव करवाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस पॉइंट को आपने ब्लास्टोपोर बोला था। ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलता ब्लास्टोपोर। अच्छा, अब अगर हम देखें, गौर करें कि यार फ़र्ज़ कर लें कि ये वाली सिचुएशन थी, इस पॉइंट को हमने ब्लास्टोपोर बोला था। तो ये जो सेल्स थे यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ जाने, ये ऐसे अंदर की तरफ जाते रहते हैं और अंदर की तरफ जनाब में जाते रहते हैं और फाइनल इसकी जो स्टेज पहुँचती है ना वो ये बनती है। अगर हम इसकी शक्ल को फाइनलाइज बनाएं तो हमारे पास ये जो शक्ल बनेगी ये तकरीबन इस तरह बनेगी। शक्ल इस तरह हो जाएगी सेल की गैस्ट्रुलेशन के दौरान, ठीक है जी। अब
प्रोटोस्टोम कौन है? ये ब्लास्टोपोर था। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्लास्टोपोर से बने माउथ और इसकी जो बिल्कुल पिछली साइड है जहाँ पर जाके इसने अटैच हुआ है, यहाँ पे बने एनस, तो डेवलपमेंट में इस प्रोसेस को फॉलो करने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जिस ग्रुप में रखा गया है वो हैं प्रोटोस्टोम्स। ये तमाम के तमाम प्रोटोस्टोम्स कहलाते हैं। और इसके उलट बिल्कुल दूसरा होगा। अगर ब्लास्टोपोर, आपको पता लग गया कौन सी चीज़ है जहाँ से सेल्स अंदर की तरफ मूव करते हैं, ब्लास्टोपोर से बने एनस और उसकी बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर, ठीक है जी, बने माउथ, तो इस डेवलपमेंट पैटर्न को फॉलो करने वाले जितने भी लोग हैं उनको जिस ग्रुप में रखा गया है वो हैं ड्यूटेरोस्टोम्स। मेरे ख्याल आपको बात समझ लग गई होगी कि प्रोटोस्टोम्स में और ड्यूटोस्टोम्स में बुनियादी तौर पर फ़र्क आया कहाँ पे है। ये बुनियादी उसके अंदर जनाब ने फ़र्क है, क्या है कि ब्लास्टोपोर्स वो पॉइंट है जहाँ से सेल्स अंदर की तरफ मूव करते हैं ताकि गैस्ट्रुलेशन हो सके, बॉडी की लेयर्स बन सकें। लेकिन अगर ब्लास्टोपोर वाले पॉइंट से बन रहा होगा माउथ और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर जो पॉइंट बनेगा जहाँ से ये सारे के सारे सेल जाके टकराएंगे, इस पॉइंट के ऊपर जो जो चीज़ें डेवलप होंगी उसको बोलेंगे जनाब ना एनस। अगर ये पैटर्न हो तो फिर हमारे पास जो ग्रुप बनता है उसको बोलते हैं प्रोटोस्टोम्स। और अगर इसके अपोजिट ग्रुप हो कि ब्लास्टोपोर से बने एनस और दूसरी साइड के ऊपर जाकर बने माउथ, तो फिर जो पैटर्न फॉलो किया जाएगा उसको जनाब रीना जी जो ग्रुप इस पैटर्न को फॉलो करता है उसको बोलते हैं ड्यूटोस्टोम्स। अच्छा, ड्यूटोस्टोम्स और प्रोटोस्टोम्स की तो आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या हो रहा है। अब हमने ये देखना है कि आपके पास बेसिकली बना था सिलोमेटा ग्रुप, और ये सिलोमेटा ने फिर अपने अंदर से दो ग्रुप जो है ना जी वो फर्दर बनाए थे। उसमें हमने एक को देखा कि ये प्रोटोस्टोम्स हैं और दूसरे को कहा कि ये जनाब ना ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। अब ये जो प्रोटोस्टोम्स हैं इनके अंदर से तीन फाइलम्स जो है ना वो बने हैं। इसमें से सबसे पहला फाइलम था एनेलिडा, अपने सेगमेंटेड बॉडीज़ का, जिसके अंदर अर्थवर्म वगैरह शामिल हैं, ये पढ़ा होगा। उसके बाद जो दूसरा फाइलम इसके अंदर है जिसके अंदर ये स्नेल्स वगैरह शामिल हैं वो है मोलस्का, वो भी प्रोटोस्टोम्स के साथ ताल्लुक़ रखता है। और जो तीसरा ग्रुप है इसके अंदर वो है आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है जी, तो तीन किस्म के जनाब ना आपके पास ग्रुप बन गए प्रोटोस्टोम्स के अंदर। अच्छा, अब आप गौर करें कि इस ड्यूट्रोस्टोम्स के अंदर भी फिर तीन किस्म के ग्रुप ही बने हैं। सबसे पहला जो था फाइलम इकाइनो डरमेटा। अब आपने देखा होगा कि ज़्यादातर फाइलम बन रहे हैं, ग्रुप्स फर्दर नहीं बन रहे, तो अब आपको टर्मिनोलॉजीज जो है ना वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। इकाइनोडर्मेटा, उसके बाद बना जनाब ने जी इसके अंदर फाइलम हेमी कॉर्डेटा, और उसके बाद जो आपके पास लास्ट फाइलम बना है दैट इज़ जो ग्रुप बना है जनाब ना इसको बोलते हैं कोर्डेटा। और इस कोर्डेटा के अंदर फिर जनाब ने जी तीन फर्दर किस्म के जनाब ने जी वो बने हैं फाइलम। एक को बोले हम थे यूरोकोर्डेटा, एक को बोलते हैं हम सिफेलोकोर्डेटा, और एक को बोलते हैं वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेट्स आपको पता है आगे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स ये वाले शामिल हैं। सो इसके बारे में अंदाज़ा है। अब यहाँ तक ना बंदों को जिन चीज़ों का पता होना चाहिए, मेरा ख्याल है कि मैं वो लिख देता हूँ। नंबर वन, आपको ये पता होना चाहिए कि यार ना ये पैराजोआ और सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म ये क्या थे, या एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म ये क्या थे। पहले लेक्चर के अंदर हमने मीजोजोआ और सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म के ऊपर बातें की। फिर हमने रेडियल सिमेट्री के ऊपर बातें की और रेडिएटा ग्रुप के ऊपर बातें की। फिर हमारी डिस्कशन हुई बायलैटरल सिमेट्री के ऊपर और हमने बायलैटरल सिमेट्री के ऊपर अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, उसके ऊपर डिस्कशन की। फिर हमने कहा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके ऊपर बॉडी कैविटी होती ही नहीं है जिनके अंदर, तो उनको आप एसिलोमेट बोलते हैं। तो एसिलोम क्या है। फिर हमने इसको सूडोसिलोम के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की कि यार ना जिनके पास बिल्कुल सिलोम है ही नहीं वो क्या चीज़ है। फिर हमने इसी को प्रॉपर सिलोम, प्रॉपर कैविटी के अंदर कन्वर्ट की, तो ये सिलोमेटा ग्रुप हमने बनाया। तो सिलोम क्या है, सिलोमेटा क्या है, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन हो गई।
अच्छा, अब गौर करते रहिएगा कि ये वो वाली टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड किया है। अब ये वाली टर्मिनोलॉजीज इस पूरे चैप्टर के अंदर बार बार इस्तेमाल होंगी, तो आपको यहाँ अगर समझ नहीं आएगी तो वहाँ पे आपको बार बार समझना पड़ेगा, ये बहुत गलत हो जाएगा। तो इस इन टर्मिनोलॉजी को आप एक ही दफ़ा समझ लें कि यार ये क्या क्या चीज़ें थी। फिर हमने आज की डिस्कशन के अंदर जो दो तीन बातें पढ़ी हैं वो हैं कि यार ये प्रोटोस्टोम्स जो है ना जी वो कौन से होते हैं। फिर हमने ये पढ़ा है कि यार जो ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं ये जनाब ने जी कौन सी ग्रुप के अंदर शामिल हैं, इनको ड्यूट्रोस्टोम्स क्यों कहते हैं, डेवलपमेंटल पैटर्न इनका कौन सा होता है। अच्छा, ये वो वाली बातें हैं जो हमने मेजर यहाँ पे डिस्कशन के तौर पर जनाब ना ले ली हैं, और हमने इन इन चीज़ों को मेजर डिस्कशन के लिहाज से कंसीडर कर लिया है। इसके बाद हमारी इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होने वाली। अच्छा, अब कुछ एडिशनल बातें आपने डिस्कस की हैं। एक हैं कि आपने जनाब ने जी गैमीट्स के ऊपर बात की है कि दो किस्म के गैमीट्स होते हैं, एक मेल गैमीट है, एक फ़ीमेल गैमीट है। एक आपने मेल साइन ये इससे ज़ाहिर किया है, जो फीमेल है उसको आपने इस साइन से जनाब ना अभी तक जो है ना वो ज़ाहिर किया हुआ है। मेल गैमीट को आपने बोला है कि ये स्पर्म होता है, जो फीमेल गैमीट है इसको बोलते हैं कि ये जनाब ने जी ये एग्स होते हैं। याद रखें, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर और ऐड करते हैं जो हमें आगे जाके हेल्प करेगी। ज़ाहिर है जब इन्होंने मिलना है स्पर्म और एग ने, तो इस इनके मिलने के प्रोसेस को बोलते हैं कि यार ना ये फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड एक्चुअली फर्टिलाइजेशन। सो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को कि यार फर्टिलाइजेशन बेसिकली दो किस्म की होती है। एक फर्टिलाइजेशन होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और तमाम अहबाब को इस बात का अंदाज़ा होगा, और एक फर्टिलाइजेशन होती है जिसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है जी। अब जहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो वहाँ पे याद रखिएगा थ्रेट बहुत ज़्यादा होता है। थ्रेट्स होते ही बहुत ज़्यादा, मसलन कोई खा जाएगा, कोई जो बच्चा नया अंडे से बाहर निकलेगा उसको कोई खा जाएगा, हो सकता है अंडा किसी ऐसी जगह पे हो उसको खा जाए, हो सकता है एनवायरनमेंट सूटेबल ना हो तो वो वैसे ही डेवलप ना करे। तो यहाँ पे ना थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए सर्वाइवल के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसीलिए फिर ऑर्गेनिज्म जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं और अपना सर्वाइवल बनाते हैं, वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम एग्स भी पैदा करते हैं मिलियंस के लिहाज से, और जितनी उनकी कैपेसिटी होती है मैक्सिमम स्पर्म्स भी पैदा करते हैं जितनी उनकी कैपेसिटी होती है उस लिहाज से, ताकि कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म फिर अपनी एडल्ट एज तक पहुंच ही जाएं, और फिर जनाब ने जो उनकी नस्ल बरकरार रहे और इस तरह वो चलते रहें। क्योंकि उनको पता है कि कुछ तो वैसे खाए जाएंगे, कुछ तो जनाब ने जी ख़राब हो जाएंगे, कुछ इन्वायरमेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गैमीट्स पैदा करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है इसके अंदर स्पर्म्स की तादाद को बहुत ज़्यादा रखा जाता है जैसे कि ह्यूमंस में है, लेकिन एग्स की तादाद उतनी नहीं होती। एग्स बहुत थोड़े होते हैं। क्यों इस बात की कंफर्मेशन है? क्योंकि इस बात की किसी न किसी हद तक कंफर्मेशन है कि अगर स्पर्म्स अवेलेबल होंगे और कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होगा तो फिर जनाब की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के दौरान जो एग्स हैं वो उनकी तादाद बहुत कम होती है, लेकिन स्पर्म्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, ताकि मैक्सिमम चांसेस बढ़ जाएं कि एक एग को फर्टिलाइज किया जा सके। लेकिन अगर एग्स मौजूद हों, स्पर्म्स मौजूद हों, तो ये काफ़ी हद तक चांसेस ज़्यादा होते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और नस्ल बरकरार रहेगी, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चलता रहेगा। इसीलिए फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन को देखते हुए, क्योंकि थ्रेट्स की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, थ्रेट्स से मुराद बेसिकली आप यूं कंसीडर करेंगे कि हो सकता है उस जगह के ऊपर इन्वायरमेंट ठीक ना हो, मसलन इन्वायरमेंट बेसिक की डिमांड हो और आपके पास जनाब ना उस वक्त एसिडिक इन्वायरमेंट हो। थ्रेट्स में आपके पास दूसरे एनिमल्स हैं जो छोटे बच्चों के ऊपर या अंडों के ऊपर फीड करते हैं। सो क्योंकि माहौल के अंदर तो कोई पाबंदी नहीं है, तो इसलिए ऑर्गेनिज्म अगर किसी ऐसी जगह के ऊपर अपने एग्स और लेकर बैठे हैं जहाँ पे एनिमल्स की तादाद ज़्यादा है, तो वो डेफिनेट बात है कि वो खाए जाएंगे और उनका सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। थ्रेट्स से मुराद ये मैंने पीएच के बारे में भी आपको बता दिया। थ्रेड से मुराद ये है कि जब एनिमल अंडे के अंदर से छोटे जो बच्चे निकलेंगे, जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, उनके खाए जाने के चांसेस भी जनाब ना बहुत ज़्यादा होंगे।
ठीक है जी। ये भी हो सकता है कि जब वो पैदा हों तो उसके बाद उनका फूड सोर्स जो है ना, जिनके ऊपर उन्होंने फूड फीड करना है, वो वहाँ पे मौजूद ना हो। तो थ्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। ऑन द अदर हैंड अगर आप इंटरनल फर्टिलाइजेशन में देखें, जैसे आप ह्यूमंस को देख लें, ह्यूमंस के जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो बच्चा एक तो 9 मंथ्स तक मदर बॉडी के अंदर रहता है, वहीं पे उसको खुराक प्रोवाइड की जाती है, उसको खुद से कोई भी कोशिश नहीं करनी पड़ती कि मुझे जनाब ने खुराक चाहिए। मदर बॉडी के अंदर जितनी भी खुराक मौजूद होगी वो वहीं से उसको मिलती रहेगी। दूसरे नंबर पे उसको किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, मदर उसको खुद प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले लोग हैं उनकी प्रोटेक्शन का चांसेस कम है, क्योंकि एक तो इतनी ज़्यादा जगह के ऊपर उनका एनिमल्स का गुजर बसर होता रहेगा, और वो ऐसे माहौल में है जो कि डायनामिक है, जो स्टैटिक नहीं है। सो इसलिए डेफिनेटली बात है कि इन ऑर्गेनिज्म ने अपनी काउंटर अडाप्टेशन टू सेव द जनरेशंस की हुई हैं। मगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर जो है ना, वो ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने जो बच्चा है उसको बचा सकेंगे। 9 मंथ्स बॉडी के अंदर रहेगा ह्यूमंस के केस में। फिर फीड उसको जनाब ना मदर के मुताबिक दी जा रही होगी, उसकी सिक्योरिटी, उसकी प्रोटेक्शन जो है ना वो मदर के ज़िम्मे होगी, और वो जनाब ना उसको प्रोटेक्ट कर रही होगी। फिर लेट सपोज वो बॉडी से बाहर आ जाता है आफ्टर द बर्थ, तो फिर भी उसकी जो फीड है वो खुद उस डिपेंडेंट है, तो मदर जनाब ने ना बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ उसको फीड करवाती है। और उसको जनाब ना जब तक वो अपनी अडल्ट एज तक पहुंच नहीं जाता तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो आप इंटरनल फर्टिलाइजेशन को देखें अगर, तो यहाँ पे आप यूँ समझ लें कि किसी भी बच्चे के मरने के चांसेस जो है ना वो कम हैं एज़ कम्पेयर टू जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है ना जी, उनके अंदर। यहाँ पे तो वो गैमीट्स पैदा करते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि गैमीट्स के मरने के चांसेस हैं। फिर दूसरे नंबर पे ऐसे लोग जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, अगर उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं, ऑफस्प्रिंग्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर उनको बच्चे के खाए जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर उनकी फूड जो है ना जी वो माहौल के मुताबिक है, मदर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना इनके इनके लिए चैलेंजेस हैं। ऑन द अदर हैंड जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने वाले लोग हैं उनके पास ये वाले चैलेंजेस कम होते हैं। इसीलिए फिर ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले लोग होते हैं ये मैक्सिमम गैमीट्स पैदा करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये सिर्फ एग्स को जनाब ना कम पैदा करते हैं। स्पर्म्स की तादाद को इसलिए ज़्यादा रखा जाता है क्योंकि उस उन्होंने एग को जाके फर्टिलाइज़ करना है, और उनके लिए फर्टिलाइज़ करने के लिए सेम चैलेंजेस हैं कि मे बी एग तक उन तक एक्सेस ही ना हो सके एंड समथिंग लाइक दैट। सो होपफुली आपको समझ लग गई होगी। तो जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर, इसमें किंगडम एनिमिलिया में, तो आप कहीं पे लिखा होगा कि यार ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है ना जी, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर होती है। तो अब आपको खुद ब खुद ही अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि यार जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी वो कैसे गैमीट्स पैदा करेंगे, कितने गैमीट पैदा होंगे, क्यों होंगे। याद रखिएगा ज़्यादातर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर होगी। मैक्सिमम जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट वाले जो है ना वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। इनकी अडाप्टेशंस हैं कि ये कुछ ऐसे एरियाज़ को कुछ ऐसी जगहों के ऊपर फिक्स कर लेंगे, कुछ उनकी अंडों की जनाब ना कुछ अडाप्टेशन इस तरह की कर लेंगे ताकि वो प्रेडेटर्स को नज़र ना आए, जो उनको अंडों को खाने वाले लोग हैं उनको नज़र ना आए, मगर स्टिल थ्रेट इज़ अ थ्रेट। दूसरे नंबर पे कुछ कहीं पर लिखा होगा कि यार ना इनके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, तो उस वक्त भी आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर सिर्फ स्पर्म्स की तादाद ज़्यादा होती है, एग्स की तादाद उतनी नहीं होती। ठीक है जी। अच्छा, गैमीट के बारे में कुछ और भी आपको बता दें कि जो गैमीट्स होते हैं इसमें जो स्पर्म है ये साइज़ में छोटे मगर नंबर्स में तादाद के लिहाज से बहुत ज़्यादा होंगे। ऑन द अदर हैंड जो एग्स हैं ये साइज़ में बड़े मगर नंबर के लिहाज से थोड़े होते हैं। ठीक है जी। तो ये गमीट्स की खूबसूरती है। फिर स्पर्म्स तकरीबन मूवेबल होते हैं, मूव करते हैं ये, लेकिन एग्स जो है ना वो मूव नहीं करते। इनकी प्रोटेक्शन मदर बॉडी के अंदर खुद करवाई जाती है। ये सिनारियो, इसीलिए सम टाइम ऑर्गेनिज्म के अंदर
सिर्फ सेल्स ही जनाब अरीना जी वो सेल्स होते हैं और सेल्स ही गैमीट्स के तौर पर काम करते हैं। अब ऐसा सेल जो मूव कर सकता हो, साइज़ में उस छोटा हो और नंबर उसका ढेर सारा हो, तो हम उसको मेल गैमीट यानी स्पर्म कंसीडर करेंगे। और ऐसा सेल जो मूव ना कर सके, उसके अंदर मूवमेंट ना हो सके, उसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा हो कंपेरेड इन कंपैरिजन विद स्पर्म, और तादाद जो है ना जी वो उसकी कम हो, तो हम उसको फीमेल गमीट कंसीडर करेंगे। मेरा ख्याल है कि आपको इन बातों की समझ आ गई है और आपको पता लग रहा है कि हमने रिप्रोडक्शन के लिहाज से किस तरह की डिस्कशन की है। अच्छा, आपको ये बताने का मतलब क्या था, मतलब क्यों मैंने बताया है? जितना भी हमारा ये चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर बुनियादी तौर पर एनिमल्स की खसूसियात जो है ना जी वो बताई गई हैं। हमने एनिमल्स को देखना है और उनकी खसूसियात को पढ़ना है। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स का पता चल जाएगा और हम उसके मुताबिक फिर उनको जनाब ना स्टडी करने की कोशिश करेंगे। हमें खसूसियात पढ़नी है। अच्छा, अब उन खसूसियात के अंदर ये कुछ टर्म्स इस्तेमाल होती रहती हैं। अब अगर हमने इस चैप्टर को पढ़ना होगा तो हमें बुनियादी तौर पर किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ता है? आपको फोकस करना पड़ेगा उनके हैबिटाट के ऊपर। ठीक है जी। अब मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। आपके पास रहने की जगह हैबिटाट बेसिकली मेनली दो तरह का है। एक पानी के अंदर लोग रहते हैं। अब पानी वो समंदर का हो या दरिया का हो वो अलग बात है। एक जनाब रेना जी खुश्की के ऊपर रहते हैं। अब खुश्की के अंदर कुछ लोग ऐसे मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहेंगे, कुछ लोग सहराओं में रहेंगे, वो अलग बात है। हम फर्ज कर लेते हैं कि हम ना दरियाई पानी है और ये जनाब ना नॉर्मल जो खुश्की टेरेस्ट्रियल एरिया है ना जी वो वाला है। अब हर ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर रहेगा उसके लिए पानी खुद चैलेंज है, क्योंकि आपको पता है कि पानी की कंसनट्रेशन जब ज़्यादा होती है तो पानी जनाब जी बॉडी के अंदर घुस जाता है, बॉडी टर्जिड हो जाता है। और आपने हाइपो ऑस्मोटिक कंडीशंस के लिहाज से पढ़ा हुआ है कि जब भी हाइपो ऑस्मोटिक कंडीशन बनती हैं तो बॉडी ब्रस्ट होने के चांस होता है। तो उनको ज़िंदा रहना है और ज़िंदा रहने के लिए उन्होंने पानी को किस तरह मैनेज करना है ये अलग बात है। अब जो बंदा पानी में रहेगा वो फर्टिलाइजेशन किस तरह की करेगा? अब जो बंदा पानी में रहेगा उसकी फूड देख लें किस तरह की होगी। मतलब हैबिटाट ही उसकी पूरे के पूरे बिहेवियर को आपको बता रहा होगा कि यार ना ये बंदा इस तरह जनाब ना काम कर रहा होगा। मेरे ख्याल आपको मेरी बात समझ लग गई है। आप यूँ अपने अपने ऊपर ले लें इसको। अगर आप शहर के अंदर रह रहे हैं तो आपका बिहेवियर और तरह का होगा। अगर आप सुलझे हुए लोगों में रह रहे हैं तो आपका बिहेवियर और तरह का होगा। अगर आप क्रिमिनल एरिया के अंदर हैं तो उस एरिया के जितने भी बच्चे होंगे उनका बिहेवियर जो है ना वो भी डिलिंक्वेंसी शो कर रहे होंगे और डेविएंट बिहेवियर शो कर रहे होंगे। हैबिटाट बेसिकली आपकी चीज़ों को डिसाइड करता है, 100% करता है कि आप खाएंगे क्या। आप यहाँ पे अगर खुश्की के अंदर खुश्की के ऊपर कोई चीज़ रह रही है, ज़मीन के ऊपर वाली साइड के ऊपर रह रही है, तो फिर उसकी फ़ूड किस तरह की होगी आपको पता लग जाएगा। इसकी फ़ूड जनाब बिरयानी जी कौन सी होगी जो अवेलेबल है। अब पानी के अंदर जो अवेलेबल फ़ूड है वो पौधे तो है नहीं, ठीक है जी, वहाँ पे पौधे तो है नहीं, वहाँ पे फल फ्रूट तो है नहीं कि जनाब बिरयानी जी ये खा लेंगे। वो उन्होंने उस पानी के रिसोर्सेज को ही खाना है कि वो कौन कौन से हैं। वो छोटी मछलियाँ हो सकती हैं, छोटे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, जूओ प्लैंक्टन्स हो सकते हैं, फाइटो प्लैंक्टन्स हो सकते हैं। तो ये इस तरह की खुराक के ऊपर वो फीड करेंगे। और ऑर्गेनिज्म अगर खुश्की के ऊपर रह रहे हैं तो फिर वो किस तरह की खुराक के ऊपर फीड करेंगे ये। अब मतलब आपको जब भी कोई चीज़ पढ़नी है तो आपने सबसे पहले उसका हैबिटाट देखना है। मेरे ख्याल आपको बात समझ लग गई। हम जितना भी फाइलम पॉरीफेरा से लेके मैमल्स तक जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे, हम बुनियादी तौर पर उसका हैबिटाट ज़रूर देखेंगे कि वो उसका मस्कन क्या है, उसको रहने की जगह जनाब जी उसकी कौन कौन सी है। इसके लिहाज से फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या वो जनाब ना किस किस्म का बिहेवियर शो करता है। सेकेंडली, आपको उसकी बॉडी की फिजियोलॉजी देखनी है। फिजियोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा हुआ है, बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर ना हम बेसिकली बॉडी के फंक्शंस को स्टडी करते हैं।
ये हम जनाब ना फंक्शंस को स्टडी करते हैं। अब फंक्शंस हैं कौन कौन से जो नॉर्मली स्टडी किए जाते हैं। हमारे पास सबसे अहम फंक्शन खाता किस तरह है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी किया जाएगा। अगर हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद हो, और क्या वो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या वो बिल्कुल एक तरफ से एक सुराख है दूसरी तरफ से दूसरी सुराख है, क्या वो जनाब ने जी इस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें सिर्फ सुराख ही एक है जैसे कि हाइड्रा का है, क्या वो इंसानों की तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या वो इस तरह का जिसमें इस ट्यूब के अंदर फर्दर जनाब ने डिवीजन्स हुई हुई हैं और फिर जनाब ने इस तरह ये अगला सुराख जो है ना वो बन रहा है। तो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह का है। फिर आप दांतों की अरेंजमेंट देख लें। मैं सिर्फ ये कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि जो लोग पट्ठे खाते हैं, हर्बीवोर्स हैं, हर्ब्स खाते हैं, घास खाते हैं, ग्रास ईटर्स हैं, उनके दांत और तरह के हैं। जो लोग गोश्त खाते हैं, कार्निवोर्स हैं, उनके दांत और तरह के हैं। जो कि सारी की सारी चीज़ें ही खाते हैं मगर पका के खाते हैं जैसे ह्यूमंस, उनके दांतों की शेप्स और उन दांतों की अरेंजमेंट और तरह की है। तो हमारा बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम हम डिस्कस करेंगे कि यार ये खाते किस तरह है। दूसरे नंबर पे फिजियोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि यार ना ये लोग सांस कैसे लेते हैं। अब सांस लेना तो बड़ा ज़रूरी है। अब आपने देखा होगा कि यार ऑर्गेनिज्म बेसिकली जब सांस लेते हैं, सांस लेने का मतलब है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को देना, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन के बगैर तो लाइफ ही नहीं बच सकती। सो रेस्पिरेशन के दौरान कुछ ऑर्गेनिज्म जनाब ना इस तरह के हैं जो अपनी स्किन के थ्रू गैसेस का तबादला करेंगे, गैस एक्सचेंज करेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म इस तरह के हैं जो ट्रेकियल सिस्टम उनके पास मौजूद है, जैसे कि आर्थ्रोपोडा ग्रुप के लोग हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म इस तरह के हैं जो पानी के अंदर रहते हैं और वो गिल्स के थ्रू जनाब ना गैस एक्सचेंज करेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म इस तरह के हैं जिन्होंने गिल्स के साथ साथ स्विम ब्लैडर, जैसे फिशेस के अंदर स्विम ब्लैडर बन चुका है, उसमें गैस एक्सचेंज का तबादला होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। और उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म इस तरह के हैं जैसे कि ह्यूमन, जैसे कि मैमल, उनके पास लंग्स मौजूद हैं। तो जनाब रीना जी वो लंग्स के थ्रू गैस एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। अब कोई ऑर्गेनिज्म है वो पानी में रह रहा है तो उसके पास फेफड़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी में गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए गिल्स का होना ज़रूरी है। इसके अलावा वहाँ पे स्किन के थ्रू गैस का एक्सचेंज किया जा सकता है या किसी और तरीके से। लंग्स का ताल्लुक डायरेक्टली किसके साथ है, हवा के साथ है। फिफड़े का ताल्लुक जनाब ना हवा के साथ है। अब जो ऑर्गेनिज्म खुश्की पे रह रहे होंगे उनके पास फिफड़े होंगे। सो आपने हैबिटाट डिसाइड किया तो आपको हैबिटाट से ही अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि यार ना ये सांस किस तरह लेगा, इसमें गैस एक्सचेंज किस तरह होगा, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह होगा। आप इसमें रिप्रोडक्शन को गौर कर लेंगे, रिप्रोडक्शन का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। रिप्रोडक्शन कि ये अपने ऑर्गेनिज्म, ये फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी, इंटरनल होगी, किस तरह होगी। पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की तरफ जाते हैं। तो आपको उसके हैबिटेट से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि यार इसने क्या करना है। इसी तरह आपको उसकी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम का अंदाज़ा हो जाएगा। ये अपने बॉडी के अंदर जो हार्ट है इनका वो किस तरह का है। हमने देखा हुआ है, हम फिशेस से अंदाज़ा लगा लें। फिशेस का सिर्फ 2 चैम्बर वाला हार्ट है। एक तरफ से खून आता है और फिर जनाब ने पहले चैम्बर के पास आता है, दूसरे चैम्बर के पास आता है, निकाल के गिल्स को दे दिया जाता है। फिर हमने कहा कि यार ना जी हार्ट जो है ना जी वो बना दिया मगर उसके 3 चैम्बर्स हैं। फिर हमने कहा कि यार ना जी ये हार्ट हमने बना दिया है मगर इसके जो चैम्बर्स हैं ना वो 4 नहीं हैं, 3.5 हैं, पार्शियल डिवाइडेड है। फिर हमने कहा कि यार ना ये ऑर्गेनिज़म है, इसके अंदर मुकम्मल तौर पर हार्ट है और ये इसके पूरे के पूरे 4 चैम्बर्स हैं जैसे कि ह्यूमंस में है। तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम देखना है हर ऑर्गेनिज़म का कि वो किस तरह का है। ठीक है जी। फिर हम इस पूरे चैप्टर के अंदर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ज़रूर बात करेंगे। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि जनाब अली सबसे पहले जो छोटी चीज़ है ना वो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, और सब एटॉमिक पार्टिकल जब मिलते हैं तो आपके पास एटम बनता है, और एटम्स जब मिलते हैं तो आपके पास मॉलिक्यूल बनता है, और जब मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो आपके पास ऑर्गेनेल बन जाते हैं। ऑर्गेनेल्स फिर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑर्गेनेल्स जब सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर जो सेल्स हैं वो टिश्यूज़ में बन जाते हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। अब ये जो टिश्यूज़ हैं आपको पता है फिर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम मिलता है तो फिर आपके पास ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे तो आपके पास जनाब ना पॉपुलेशन बन जाएगी, पॉपुलेशन मिलेंगे तो कम्युनिटी बन जाएगी। तो ये हम देखेंगे। अब आप कोई ऑर्गेनिज्म देखें और उसके पास अगर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होगी तो फिर उसका मतलब उसके पास ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, ये सारे कैसे बन सकते हैं जिसके पास टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। सो हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म का देखेंगे। अच्छा, फिर
कुछ कॉमन सेंस की बातें इस चैप्टर के अंदर होंगी। वो कौन सी बातें हैं? मिसाल के तौर पे अगर उसने ये एक दफ़ा कह दिया किसी जगह के ऊपर कि अब नर्वस सिस्टम, फिजियोलॉजी के अंदर एक सिस्टम हमें डिसाइड करवाया जाएगा कि यार ना इनके पास नर्वस सिस्टम मौजूद है। अब जहाँ पे वो कह देगा कि ये वेल डिवेलप्ड है, नर्वस सिस्टम अब इन ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवेलप्ड हो चुका है, तो उसके बाद वो नर्वस सिस्टम के ऊपर बात नहीं करेगा, वो उससे ज़्यादा डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करेगा। मिसाल के तौर पे हम जब बर्ड्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बर्ड्स के अंदर वो ज़्यादातर उसके विंग्स की बात करता है, फ्लाइट के मैकेनिज़्म की बात करता है, लेकिन वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर इतनी बात नहीं करता, दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर इतना बात नहीं करता। वो सिर्फ इसके विंग्स पर बात करता है, इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बात करता है, बाकियों को नहीं छेड़ता, क्योंकि वो समझता है कि अब ये वाली बात बच्चे को खुद ब खुद अंदाज़ा है कि ये सिस्टम तो उसके पास ऑलरेडी डेवलप्ड है, इसलिए वो सिर्फ उसका नाम लिखता है और आगे चला जाता है। ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन वो सिर्फ नई इन्फॉर्मेशन की देगा। इसी तरह आपके पास उनका बॉडी का स्ट्रक्चर होगा, हम बॉडी किस तरह की है, बॉडी किस तरह, मॉर्फोलॉजी किस तरह की है, एनाटॉमी किस तरह है, कुछ कुछ इस तरह की जनाब ना बातें होंगी। सो मेरा ख्याल है कि आपको इस तरह समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे जब फिशेस की बात करेगा तो वो कहेगा यार इनकी बॉडी इस तरह स्ट्रीमलाइन होती है। जब उसकी बात करेगा, बर्ड्स की बात करेगा तो वो कहेगा यार इनकी ऐसे चोंच होती है, उसके बाद इनकी इनकी बॉडी के अंदर ये वाली जो शेप जो है ना जी वो बनती है, और उसके बाद इसके अंदर ये जनाब ना ये इसके विंग्स बनते हैं, और ये विंग्स जिस चीज़ के साथ अटैच हैं तो ये इसकी बॉडी की इस तरह की शक्लें जो है ना वो बताने की कोशिश करेगा। तो ये बेसिकली वो बॉडी के लिहाज से भी बताएगा कि यार ना ये ऑर्गेनिज्म अगर पानी में रह रहा है तो फिर इसकी बॉडी किस तरह की होनी चाहिए, अगर इसका काम उड़ना है तो फिर बॉडी किस तरह की होनी चाहिए, अगर इसका काम चलना है तो फिर बॉडी किस तरह की होनी चाहिए, अगर ये रींग के चलने वाले हैं, रींगने वाले हैं, चार पाँव पे चलने वाले हैं, मल्टीपल जो इनके पास पाँव हैं वो अगर हैं तो फिर ये क्या होगा। तो वो बॉडी की जो शेप्स है ना जी उसके ऊपर भी डिस्कस करेगा। याद रखें ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली लॉजिक बेस्ड होंगी तो फिर आपको समझ आएगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ ये लाइंस लिखी हुई हैं और आपने लाइन पढ़ लिया और बात ख़त्म कर दिया तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना इन सारी चीज़ों को। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई बंदा कहे कि यार ह्यूमंस हैं, या एक एक दफ़ा वो कहेगा कि जनाब ना जी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सिंगल सर्किट हार्ट है उनका। अब सिंगल सर्किट हार्ट वैसे तो याद करने को ठीक है जी, सिंगल सर्किट हार्ट होता है जी। अब 2 4 5 दफ़ा इसको आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा किस में सिंगल सर्किट हार्ट है और किस में डबल सर्किट जनाब हार्ट है। अब सिंगल सर्किट से डबल सर्किट हार्ट में डिफरेंस क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या आना है ये अलग बात है। किसी के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और किसी के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। इन दोनों का फ़ायदा क्या है याद करने को तो आपको 2 4 मिनट लगेंगे कि भाई ह्यूमन है इनके पास जनाब जी ये वाला सिस्टम है, बाकियों के अंदर इनके अंदर क्लोज है, इनके अंदर ओपन है। 2 4 5 मिनट लग जाएंगे इसको याद। बस इसका इम्पैक्ट कितना आ रहा है उस इम्पैक्ट को अगर आप देखेंगे और उसकी वजह से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से उनको कितना, उस ऑर्गेनिज्म को क्या फ़ायदा है, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस कदर इनएफिशिएंट था जिसकी वजह से नेक्स्ट जो आने वाले दूसरे कॉम्प्लेक्स लोग हैं उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं बनाया गया बल्कि क्लोज रखा गया, क्या वजह थी। हाइड्रा को देखें अगर आप तो हाइड्रा आपको पता फाइलम नाइडेरिया के साथ उसका ताल्लुक है। ये उसकी शेप है तो इसका बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम सैक लाइक होता है, एक ही सुराख है, यहीं से खुराक आनी है, यहीं से खुराक ने वापस जाना है। अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर ये वाला डाइजेस्टिव सिस्टम इतना इफ़ेक्टिव था तो फिर इंसानों को ये वाला डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों नहीं दिया गया। इंसानों को प्रॉपरली जनाब ना ऐसे मैदा बना के उसके साथ स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच करके, लार्ज इंटेस्टाइन अटैच करके, इसके साथ लिवर अटैच करके, इसके साथ पैंक्रियाज अटैच करके क्यों दिया गया। मतलब आप मेरी बात होपफुली समझ गए होंगे कि यार हर ऑर्गेनिज्म को जो सादा था उसके पास जो सिस्टम था फिर उसको तब्दील करके नया सिस्टम लॉन्च करके नए ऑर्गेनिज्म के अंदर नई तरह की अडाप्टेशंस बनाई गई हैं, फिर उसको मज़ीद कॉम्प्लेक्स किया गया है और सबसे एंड पे जनाब ना ह्यूमंस बनाए गए हैं। और इंसान के पास जो सिस्टम मौजूद है, इंसान के पास जो दिमाग मौजूद है, इसके पास जो दिल मौजूद है, इसके पास जो फेफड़े मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। क्यों है, क्यों ऐसा किया गया, ये सारी की सारी चीज़ें आपको लॉजिकली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके बाद इस चैप्टर के अंदर बाज़ औक़ात पोजीशंस ऑफ द बॉडी इसके बारे में बात होगी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक होती है बॉडी की पोजीशन डॉर्सल, या लिख लीजिएगा कहीं पर, इसको हम बाहर वाली पोजीशन बोलते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी कमर वाली जो साइड है
वो डॉर्सल पोजीशन है। इसके बाद है वेंट्रल, ये बेसिकली अंदर वाली पोजीशन है, और इसमें हमने बॉडी की जो जो मुंह वाला साइड है जिसमें हमारी चेस्ट और सामने वाला पोर्शन है ना, ये अंदर वाली साइड है। साइड वाली जो पोजीशन होती है इसे हम बोलते हैं लेटरल, ये लेटरल पोजीशन है, और ये बेसिकली साइड वाली पोजीशन है। ठीक है जी। अब इसके साथ साथ आपके पास हेड की तरफ जो पोजीशन होती है उसको बोलते हैं हेड, इस पोर्शन को बोलते हैं एंटीरियर, और इसके अलावा एक पोजीशन होती है जो हेड से दूर होती है, इसे बोलते हैं पोस्टीरियर। सो ये 4-5 चीज़ें हैं। नाउ यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि जब कोई चीज़ बंदा ये कह रहा है यार इट इज़ डॉर्सली ओरिजिनेटेड, इट्स प्रेजेंस इज डॉर्सल इन नेचर, तो उसका मतलब है वो बॉडी के बाहर वाली साइड के ऊपर मौजूद है। अगर कोई चीज़ किसी जगह पे ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि यार ये ना, जैसे एक जगह पे लिखा होगा डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड, मतलब डॉर्सो वेंट्रली ये बाहर वाला पोर्शन हो और ये अंदर वाला पोर्शन हो, वो कह रहा है कि दोनों तरफ से पिचके हुए हैं, तो ये इसलिए आप इनको फ्लैटफॉर्म्स बोलते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनको वो फ्लैटफॉर्म्स बोलेंगे, डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड। इसी तरह लेटरल साइड जनाब रीना जी, जो मछलियों की लेटरल साइड अगर आप देखें तो वो किस तरह की है, आप अपनी साइड्स वाली साइड, हम लेटरल साइड के ऊपर, हमारे बॉडी के अंदर से लेटरल साइड के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें निकली हुई हैं, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योर पोजीशन नाउ। इंटीरियर हेड की तरफ है, इसका तो तमाम लोगों को आसानी से अंदाज़ा हो जाता है। तो आपको ये 5-4 लफ्ज़ जो है ना वो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, जिसकी बुनियाद पर आपको पता चलेगा कि अगर किसी जगह के ऊपर ये लफ्ज़ लिखा हुआ है कि यार ना ये डॉर्सल पोजीशन, जैसे हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में, ब्रेन के बारे में कहा जाता है ये डॉर्सल इन नेचर है, मतलब हमारा स्पाइनल कॉर्ड हमारी पिछली साइड के ऊपर है और बाहर वाली साइड के ऊपर है, तो हमारा नर्वस सिस्टम बेसिकली डॉर्सल है। लेकिन ब्रेन के बारे में कहा जाता है कि ये वेंट्रल हो गया है, जब हेड की तरफ गया है ना जी, तो ये वेंट्रली इसकी जो है ना वो ग्रोथ हुई भी है। सो आप देखें कि डॉर्सल पोजीशन से वेंट्रल पोजीशन की तरफ हमारा, मिसाल के तौर पे ये बंदा है, ये इसका ये हेड पोर्शन, ये स्पाइनल कॉर्ड था, डॉर्सल वाली साइड ये वाली साइड है इसकी, और ये यहाँ पे गया ना जी, तो अब ये वाली साइड इसकी वेंट्रल साइड है, या मुंह वाली साइड हमने कहा अंदर वाली साइड वेंट्रल साइड, तो हमारा जो ब्रेन है वो बेसिकली ऐसे डेवलप्ड है, ऐसे। तो ये वाली सारी की सारी चीज़ें हमारी क्या कंसीडर होंगी जनाब ना, ये वेंट्रल साइड के ऊपर ग्रोथ हुई भी है इसकी। मेरे ख्याल आपको मेरी बात समझ लग गई है। इस चैप्टर में ये वाली जो चीज़ें थी ये सबसे पहले डिस्कस करने वाली हैं। कल से हम हर एक फाइलम के लिहाज से इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और आपको पता चलता रहेगा कि ये क्या होने वाला है और कैसे कैसे होने वाला है। इन दोनों लेक्चर्स को, लेक्चर 1 और 2 को जिस बंदे ने नहीं सुना हुआ होगा तो उसके लिए मुश्किल होगा कि वो जनाब हरीना जी अपने किंगडम एनिमीलिया को मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे, ये उसके लिए मुश्किल बात होगी। सो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको हर हाल में पहले दोनों लेक्चर जो है ना जी वो मुकम्मल तौर पर सुनने हैं। अगर किसी भी बंदे को बायोलॉजी के इस सारी डोमेन के अंदर कोई भी समझ ना आई हो तो आप सरगोदा से हैं तो आप इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, अकेडमी आ सकते हैं। और अगर आप सिल्ला वाली से हैं या कहीं और से हैं, ऑनलाइन हैं, तो आप जनाब रीना जी इस नंबर के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आप अपनी जो फर्दर कन्फ्यूजन्स होंगी उसको जनाब ना आप दूर कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई है और आप अब इस सारी डिस्कशन को सुनने के बाद अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे और फिर आप देखेंगे कि जो हमने इन दोनों में डिस्कस किया है वो हम किस तरह अप्लाई करते हैं, किस तरह इनकी एप्लीकेशंस हैं। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियरली। होपफुली यू गॉट माई पॉइंट। थैंक यू सो मच। खुश रहें, आबाद रहें।